आप ही बताइए मैं क्या करूं? अपनी नौकरी छोड़कर तो आपके पास आ नहीं सकता और इतनी दूर से आपकी हर दिन की नई नई समस्याएं सुलझा भी नहीं सकता। फोन पर अपनी माँ से बात करते करते राजवीर लगभग गुस्सा हो गया। जब से हम लोग दिल्ली से मुंबई आए हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन राजवीर की अपने मम्मी पापा से इस तरह की बातें हो ही जाती हैं। चूँकि राजवीर को अपने मम्मी पापा को खुद ही डील करना होता है, इसीलिए मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के बस शांति से सुनती हूँ। अब तक गैस पर चढ़ी चाय उबलकर पेन से बाहर आने को आतुर थी, इसीलिए मैंने गैस बंद की और 2 कपों में चाय डालकर टोस्ट के साथ एक ट्रे में लेकर बालकनी में आ बैठी। कुछ ही देर में अपना मुंह लटकाए राजवीर मेरी बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गए और उखड़े मूड से पेपर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करके बैठ गए हो? मॉर्निंग वॉक करने का कोई फायदा नहीं अगर आप सुबह सुबह ही अपना मूड खराब कर लो। मैंने राजवीर को कुछ शांत करने के उद्देश्य से कहा। पापा कल पार्क में गिर पड़े। माँ को गठिया का दर्द फिर से परेशान कर रहा है। अभी 15 दिन पहले ही तो लौटा हूँ कानपुर से। डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाकर और जहाँ तक हो सकता था सब इंतजाम करके आया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नई समस्याएं तो सिर उठाएंगी ही ना। यहाँ आने को वो तैयार नहीं, बिट्टू के पास जाएंगे नहीं, तो क्या किया जाए? नौकरी करूं या हर दिन इनकी समस्याएं सुलझाता रहूं? इस समस्या का कोई सॉल्यूशन भी तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। राजवीर कुछ झुंझलाते हुए बोले, चलो अब शांत हो जाओ और अच्छे मन से ऑफिस जाने की तैयारी करो। आज वैसे भी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कल वीकेंड है। इन 2 दिनों में हमें अम्मा बाबूजी की समस्याओं का कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्याएं हर दूसरे तीसरे दिन उठती रहेंगी। ये कहकर मैंने राजवीर को कुछ शांत करने का प्रयास किया और उसके बाद हम दोनों ही अपने अपने ऑफिस की तैयारी में लग गए। मैं और राजवीर दोनों ही SBI बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। अभी हमें मुंबई शिफ्ट हुए 3 माह ही हुए थे, इसीलिए बहुत अच्छी तरह मुंबई शहर से परिचित नहीं थे। हमारी इकलौती बेटी रिया 3 माह पहले ही 12वीं पास करके VIT वेल्लोर से इंजीनियरिंग करने चली गई। उसके जाने के बाद हम अकेले रह गए थे। हम तो अभी तक उसके जाने के दुख में ही डूबे रहते यदि हमारा ट्रांसफ़र मुंबई ना हुआ होता। ट्रांसफ़र हो जाने पर शिफ्टिंग में इतने अधिक व्यस्त हो गए, हम दोनों की बेटी का जाना तक भूल गए। यद्यपि सुबह शाम उससे बात हो जाती थी, हम दोनों को ही 10 बजे तक निकलना होता है, इसीलिए 8 बजे मेड आ जाती है। टाइम के अनुसार मेड आ गई थी। उसे नाश्ता खाने की कुछ ज़रूरी हिदायतें देकर मैं बाथरूम में घुस गई। मैं और राजवीर दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और अब भोपाल में IIAM कॉलेज से फॉरेस्ट मैनेजमेंट में MBA कर रहे थे। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में भी UPSC बसा हुआ था, इसीलिए मैंने दिए गए नंबर पर मैसेज किया और एक दिन जब कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों मिले तो अपने सामने लंबे कदकाठी सलीके से ड्रेसअप किए सुदर्शन नौजवान को देखती ही रह गई। इसके बाद तो कभी कोचिंग, कभी नोट्स और कभी तैयारी के बहाने मिलना जुलना प्रारंभ हो गया था और कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों के बीच से UPSC तो गायब हो गया और रह गया था हमारा प्यार, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, एक दूसरे की तारीफ में पढ़े हुए कसीदे और भविष्य की लंबी चौड़ी प्लानिंग। राजवीर की माँ एक होम मेकर थी और पापा एक राजपत्रित अधिकारी के पद से इस वर्ष ही रिटायर हुए थे। मेरी माँ एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और पापा बैंक मैनेजर थे। अभी उनके रिटायरमेंट में 2 वर्ष थे। हम दोनों ने ही घर में अपने प्यार के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए अब औपचारिक मोहर लगानी ही बाकी थी। हम दोनों की मम्मियों ने फ़ोन पर बातचीत भी कर ली थी। इसी सिलसिले में एक दिन राजवीर के मम्मी पापा कानपुर से इंदौर मुझे देखने या यूं कहें कि विधिवत रूप से गोद भराई की रस्म करने आए। उन लोगों के आने की सूचना मात्र से ही माँ पापा खुशी से दोहरे हुए जा रहे थे। आखिर उनकी इकलौती संतान के हाथ पीले होने का प्रथम चरण का आयोजन जो होने जा रहा था, आने वाले मेहमानों के लिए पूरे घर को
पापा ने फूलों से सजा दिया था। मम्मी ने कांता मेट के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजनों की लाइन लगा दी थी, जिनके मसालों की महक से किचन ही नहीं पूरा घर ही महक उठा था। अतिथियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पापा ने हमारे घर के आसपास ही स्थित होटल रेडिशन में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी थी। होटल से सुबह ही तैयार होकर राजवीर और उसके मम्मी पापा हमारे यहाँ आ गए। चाय नाश्ते के बाद मेरी गोद भराई की रस्म के तहत राजवीर की मम्मी ने साथ लाए फल, मिठाई और कपड़ों के साथ साथ शगुन के नाम पर एक सोने की चैन मेरे गले में डाल दी थी। लंच के बाद जब सब लोग हंसी खुशी से माहौल में बातचीत कर रहे थे, तभी राजवीर की मम्मी मेरे माँ पापा की ओर मुखातिब होकर बोली, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी कहिए, बुरा मानने की क्या बात है? अब हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं तो संकोच कैसा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये मनोहर जी, राजवीर के पापा, तो रिटायर हो गए हैं और आपके रिटायरमेंट में अभी वक्त है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों ने क्या सोचा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, पापा ने कुछ चौंकते हुए से कहा। मेरा मतलब है कि अब हमारे तो 2 बेटे हैं, इसीलिए हमें तो कोई चिंता नहीं बुढ़ापे की। कभी इसके पास और कभी उसके पास रहेंगे, बस इसी में जीवन कट जाएगा। पर आपकी तो एक बेटी ही है, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में आप लोगों ने कहाँ रहने का प्लान बनाया है? यहीं इंदौर में या बेटी के पास? राजवीर की मम्मी के इस प्रश्न को सुनकर मम्मी पापा ही नहीं, मैं और राजवीर भी बुरी तरह चौंक गए थे। कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि राजवीर के मम्मी पापा घुमा फिरा कर जानना चाह रहे थे कि विवाह के बाद मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी कहीं उनके लाडले बेटे को न उठानी पड़ जाए। अपनी मम्मी के इस बेतुके प्रश्न पर राजवीर का चुप रह जाना मुझे अखर गया और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोलना चाहा था कि मेरी माँ ने आंख के इशारे से मुझे रोक दिया था। माँ खुद बड़े ही शांत भाव से बोली, जी देखिए, अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, पर हाँ उम्मीद करता हूँ कि जीवन के अंतिम दिनों तक हम इतना फिट रहे कि हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े। फिर आज के ज़माने में नौकरी पेशा लोगों के लिए बेटा और बेटी में फ़र्क ही कहाँ रह गया है, क्योंकि दोनों ही तो अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। ना आपका बेटा आपके पास रहेगा और ना ही हमारी बेटी। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है और इसे हमने पढ़ाया लिखाया भी जी भर के है, तो देखना तो इसे ही पड़ेगा। वैसे आप निश्चिंत रहे, हम दोनों ही इंदौर प्रेमी हैं और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। मम्मी के इतने नपे तुले और संतुलित शब्दों में दिए गए उत्तर से मैं तो प्रभावित हो गई थी, पर अकेले में राजवीर से मिलते ही फट पड़ी थी। ये सब क्या है राजवीर? आज के समय में जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं नित नई बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं, माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स इस प्रकार की सोच रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने माँ पापा का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मैं पहले ही स्पष्ट किए देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे माता पिता के लिए तुम हो, ठीक वैसे ही अपने माता पिता के लिए मैं हूँ। उनके लिए कुछ भी करने के लिए ना मैं तुम्हें रोकूंगी और ना ही मेरे माता पिता के लिए तुम मुझे रोकोगे, और भविष्य में अपने माता पिता को हम खुद ही डील करेंगे। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मुझे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वे लोग कुछ दकियानुसी सोच वाले हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर राजवीर ने मुझे उस समय बहला दिया था और उसके कुछ दिनों बाद ही मैं राजवीर की दुल्हन बनकर कानपुर आ गई थी। थोड़े से प्रयास से राजवीर ने हम दोनों की पोस्टिंग भी कानपुर ही करवा ली थी। मेरे आने के बाद माँ पापा अकेले हो गए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि अपने जॉब के अलावा दोनों ने ही गीत संगीत, बागवानी और कुकिंग जैसे अनेक शौक पाल रखे थे, इसीलिए दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। इसके अलावा दोनों ही मॉर्निंग वॉक और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए थे, इसीलिए फिजिकली भी वे बेहद फिट थे। वहीं राजवीर के परिवार में इस सब से कोई लेना देना नहीं था। सब देर तक सोते, यही नहीं सभी कनपुरिया अंदाज में
खाने के भी बहुत शौकीन थे और इसी सब का नतीजा था कि मम्मी जी और पापा जी दोनों ही बीपी, शुगर और ओबेसिटी के शिकार हो गए थे और आए दिन डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते थे। मैं अभी इन सब में ही उलझी थी कि बाथरूम के दरवाजे पर राजवीर की आवाज़ आई। तुम कर क्या रही हो? सुशीला दीदी पूरा काम करके चली गईं। मैं ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया और तुम हो कि नहाने में ही लगी हो। ऑफिस चलना है या नहीं? अरे समय का पता ही नहीं चला, बस 2 मिनट में आई कहकर मैंने अपने नहाने व विचारों को बाइंड अप किया और बाहर आकर फटाफट दोनों का टिफिन तैयार करके नाश्ता टेबल पर लगा दिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार में बैठी ही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। हम दोनों माँ से बात कर सके, इसके लिए मैंने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। कैसे हो बच्चों? तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, माँ बोली। हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं माँ, बस अभी ऑफिस के लिए ही निकले हैं। कौन सी गुड न्यूज़ है माँ, जल्दी बताइए। आप पहले न्यूज़ बताया कीजिए, फिर और बातें किया कीजिए। मैंने आतुरता से माँ से कहा, अगले हफ्ते तेरे पापा का सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से सिक्किम में एक सेमिनार है, इसीलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। सेमिनार के बाद 1 हफ्ते और रुककर घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। कल ही पता चला तो आज तुम्हें बता दिया। वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जाइए जाइए, खूब घूमिएगा और रोज़ मुझे पिक्स भेजिएगा। ठीक है माँ, अभी फ़ोन रखती हूँ, शाम को घर पहुँचकर बात करूँगी। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। इस बीच राजवीर बिल्कुल शांत थे, मानो मेरे माता पिता की अपने माता पिता से तुलना कर रहे हों। मैं राजवीर से कुछ बोल पाती इससे पहले ही कार पार्किंग में लग चुकी थी। मैं और राजवीर दोनों ही एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। ऑफिस के कामों में जो हम उलझे तो शाम को 7 बजे ही मिले। वापस आते समय शरीर और मन इतना अधिक थक जाता है कि हम दोनों आमतौर पर शांत ही रहते हैं। घर आकर डिनर करके जो बेड पर लेटे तो कुछ अधूरे पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे। पूर्ण शिक्षित होने के बाद भी राजवीर के मम्मी पापा बेटा बेटी के फर्क से जरा भी अछूते नहीं थे। बेटे के विवाह में खासे दान दहेज की भी उम्मीद थी उन्हें, लेकिन राजवीर की पसंद ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही दहेज के सख्त विरोधी थे और मम्मी ने शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, देखिए बहन जी, हम अपनी बेटी के विवाह में ना तो दहेज देंगे और हम सिर्फ उसका कन्यादान करेंगे। मेरी मम्मी की इतनी तर्कपूर्ण बातें सुनकर राजवीर के मम्मी पापा शांत हो गए थे और यही कारण था जिससे वे हमारे विवाह को राजी तो हो गए थे पर उतने खुश नहीं थे, क्योंकि विवाह के बाद जब राजवीर की ताई जी ने राजवीर की मम्मी से पूछा, बहू तो बढ़िया है पर दान दहेज में क्या क्या मिला है वो भी दिखाओगी या उसे 7 पर्दों में रखने का विचार है? अरे जिज्जी, कैसी बातें करती हो? जो मिला है सो आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुरिया और उसके मम्मी पापा दान दहेज के सख्त विरोधी हैं। राजवीर की मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके निराशा भरे स्वर में कहा था, हमने तो सुना है कि बहू इकलौती है, कोई भाई नहीं है इसके, तो राजवीर तुम्हें देखेगा कि अपने सास ससुर को? ताई जी कुछ कम नहीं थी, इसीलिए मम्मी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जिज्जी देखो, हमारे तो 2 बेटा हैं, बुढ़ापा तो बहुत आराम से कटेगा। चिंता तो वे करें जिनके बेटा नहीं है, हमें किसी और के सहारे की क्या ज़रूरत। अब इस ब्याह में तो अरमान पूरे नहीं हो गए, बिट्टू के ब्याह में देखना अपने सारे अरमान पूरे करूँगी, मम्मी जी ने लगभग मुझे सुनाते हुए कहा था। विवाह के बाद हम दोनों हनीमून के लिए साउथ घूमने गए। मन्नार, कन्याकुमारी, मदुरई जैसी प्राकृतिक छटाओं से भरपूर केरल को घूमकर हम दोनों ने दोनों माताओं के लिए कांजीवरम साड़ियाँ खरीदी। जब मम्मी जी को साड़ी दी तो वे बड़ी खुश हुई और साथ ही ये बोली, अपनी मम्मी के लिए नहीं लाई? वैसे हमारे कानपुर में तो बेटियों से कुछ नहीं लिया जाता। जी मम्मी, लाई हूँ ना, बिल्कुल आपके जैसी, आपकी तरह। वे भी मेरी प्यारी माँ है ना। मन के अंदर उठते तूफानी गुबार को किसी तरह शांत करते हुए मैंने कहा था। इसके बाद हम दोनों ने अपने बैंक को ज्वाइन कर लिया और जिंदगी बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगी।
2 वर्षों बाद मैंने हमारे प्यार की निशानी रिया को जन्म दिया। एक बार फिर हमारी जिंदगी खुशियों से गुलजार हो उठी थी। पापा मम्मी ढेर सारे साजो सामान के साथ अपनी नातिन से मिलने आए थे। इसके 4 वर्षों बाद घर का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। हमारा प्रमोशन हुआ तो कानपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। राजवीर के भाई बिट्टू यानी प्रेरक का मेडिकल पूरा हो गया और उनकी पोस्टिंग लखनऊ के केजी मेडिकल कॉलेज में हो गई। मम्मी पापा जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए लड़की खोजने में लग गए। मेरी शादी में अधूरे रह गए अपने सभी अरमानों को मानो अब वे पूरा कर लेना चाहते थे। इस बीच जितने भी रिश्ते आए उनमें से जो मम्मी जी पापा जी की कसौटियों पर खड़े उतरे उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके रख लिया गया था ताकि भैया जब छुट्टी में आए तो उनका रिश्ता पक्का किया जा सके। जब भैया इस बार आए तो पापा जी ने खुश होते हुए कुछ लड़कियों के फोटो उनके सामने रखते हुए कहा, बेटा अब तेरा ब्याह करना बचा है। बहुत सारे रिश्ते आए थे, उनमें से जो हमें अच्छे लगे उनकी फ़ोटो रखकर शेष वापस कर दिए। अब इनमें से तुम जिसे बताओ उसे ही फाइनल कर देते हैं। ये सब क्या है पापा? मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने किसी से बात क्यों कर ली? किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बार मुझसे पूछना तो था ना। प्रेरक भैया ने एकदम आवेश में कहा तो मम्मी जी बोली, अरे तो हमने कौन सी फाइनल कर दी है? तू देख ले, जो तुझे अच्छी लगे बता दे। सबका अच्छा खासा खाता पीता परिवार है, जाने माने पैसे वाले लोग हैं और पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा दान दहेज देने को भी तैयार हैं ये सब। शर्मा जी की लड़की तो 2 भाइयों के बीच में अकेली बहन है, इसीलिए राजवीर की तरह ससुराल की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई फ़ोटो वोटो नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं अपने साथ ही एक लड़की सुगंधा से प्यार करता हूँ जो मेरी ही तरह एक डॉक्टर है। मैं उसी से शादी करूँगा। इसीलिए आपने जिनसे भी बात की है उन्हें मना कर दे और ये फ़ोटो भी वापस कर दें। हाँ, ये भी बता दूं कि सुगंधा जाति से ठाकुर है। इतना सुनते ही पापा जी आग बबूला हो उठे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी पसंद से शादी की तो तुम कैसे पीछे रहोगे? अरे एक बार ये तो सोचा होता कि हमारे भी कुछ अरमान होंगे। आजकल के बच्चों को जरा पढ़ने लिखने बाहर क्या भेज दो, उनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। मेरे जीते जी ये ब्याह नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम तो उसका पक्ष लोगे ही। चिंगारी तो तुम्हें नहीं लगाई थी ना। तुमने कम से कम अपनी जात बिरादरी का तो ध्यान रखा था। ये तो और 10 कदम आगे निकला। मम्मी जी ने हम दोनों पर ही कटाक्ष करते हुए कहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में उनके ब्याह की चर्चाएं समाप्त सी हो गई थी। 1 वर्ष तक मान मनोवल होती रही, पर कहते हैं ना कि इश्क पर जोर नहीं। सो आखिरकार बड़े बेमन से मम्मी पापा उनकी शादी को राजी हुए, पर रिटायरमेंट की सारी प्लानिंग तो धराशायी होते देख अब दोनों ही घोर निराशा में घिर गए थे। बीमारी तो पहले ही रहते थे, अब तनाव भी होने लगा था। सो गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी अनेक बीमारियों ने भी आ घेरा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मम्मी जी कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी। उन्हें कानपुर के सिवा कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। हम जब दिल्ली में थे बमुश्किल 15 दिनों तक हमारे पास रहकर वापस चले जाते थे। अब यहाँ मुंबई में तो नाम से ही घबराने लगते हैं वे दोनों। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शनिवार था, इसीलिए थोड़े आराम से ही उठे। सुबह के काम निपटा कर बैठी ही थी कि इंदौर से माँ का फ़ोन आ गया। कितनी बिजी हो गई है मेरी बिटिया कि माँ पापा से बात करने की भी फुर्सत नहीं। अरे हाँ माँ, रात को थक गई थी इसीलिए सो गई थी। आप बताइए, तैयारी शुरू कर दी घूमने की? माँ वहाँ पहाड़ी एरिया है, स्पोर्ट शूज जरूर ले जाइएगा। और हाँ, अपना और पापा का एक एक स्वेटर भी रख लेना, ठंडक रहेगी वहाँ। अरे हाँ बेटा, सब रख लूँगी, तुम लोग अपना ध्यान रखो। और हाँ, हम दोनों आज अपने ग्रुप के साथ मांडू घूमने जा रहे हैं। नाइट स्टे भी वहीं करेंगे। हो सकता है वहाँ नेटवर्क ना मिल पाए, इसीलिए तुम परेशान ना होना। परसों लौट कर बात करते हैं, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। जब से पापा रिटायर हुए हैं उनका अपने यार दोस्तों का एक ग्रुप है और सभी एक साथ घूमते फिरते और लाइफ को एंजॉय करते हैं।
मैं सुबह से नोटिस कर रही थी कि जब से मम्मी जी का फ़ोन आया है, राजवीर बहुत उदास और चुप हैं, मानो उनके मन में कुछ आत्ममंथन चल रहा हो। अभी भी मेरी बगल में टीवी खोलकर बैठे हैं, पर मन कहीं और है। इसीलिए मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ आज छुट्टी वाले दिन भी शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल से दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। कल से माँ बाबूजी के शब्द ही कानों में गूंज रहे हैं। मैं उनकी दकियानूसी सोच से परिचित हूँ। ये भी जानता हूँ कि वे आज भी अपने मन मुताबिक जीना पसंद करते हैं। पर यह भी कटु सत्य है कि वे मेरे माता पिता हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पर आज जब वे तकलीफ में हैं तो मैं बेबस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और कैसे करूँ। उनके लिए कुछ न कर पाने का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहते कहते राजवीर की आंखें भर आईं। ओह, इतनी सी बात। सच कहूँ तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। राजवीर, माता पिता चाहे तुम्हारे हो या मेरे, आखिर वे हमारे माता पिता हैं। और आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत ही हैं। इसीलिए आज उन्हें जब हमारी ज़रूरत है तो उन्हें अकेले छोड़ना सही नहीं है। और इतने बड़े फ्लैट में हम दो ही तो रहते हैं। रिया के जाने के बाद पूरे घर में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है और ऑफिस से आने के बाद घर मानो काटने को दौड़ता है। वे रहेंगे तो घर हरा भरा रहेगा, तुम और मैं टेंशन फ्री रहेंगे और घर उनकी आपस की नोक-झोंक से गुलजार रहेगा। पर क्या वो यहाँ एडजस्ट हो पाएंगे? राजवीर ने कुछ सशंकित होते हुए कहा। राजवीर, इस उम्र में उन्हें नहीं, हम दोनों को एडजस्ट करना होगा। और जब हम दोनों उनके साथ कंफर्टेबल और एडजस्ट हो जाएंगे तो वे तो खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। तुम कानपुर जाकर उन्हें ले आओ। ये सही है कि वे आने में आनाकानी करेंगे, पर उनकी यही देखभाल सही से हो पाएगी। ये भी एक कटु सत्य है। शुरुआत में हम दोनों मिलकर कुछ छुट्टियां ले लेंगे और फिर पूरे दिन के लिए एक मेड लगा देंगे, जिससे उनके लिए रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। सुबह शाम उन्हें नीचे ले चला करेंगे, वीकेंड पर उन्हें अपने साथ घुमाने ले चला करेंगे। फिर देखना, धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगेगा। यहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जिनसे उनका इलाज करवा देंगे। तुम आज ही फ्लाइट से बुकिंग कर लो और उन्हें ले आओ। उनके यहाँ आ जाने से हम दोनों भी अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। मैंने जब राजवीर के सामने ये प्रस्ताव रखा तो राजवीर खुश होकर बोले, यार मैं तो ले आऊँगा, बस यहाँ तुम संभाल लेना। तुम चिंता मत करो, बस उन्हें लाने के बारे में सोचो। मैंने ये कहा तो राजवीर तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गए और बोले, मैं अभी बुकिंग करता हूँ। मुझे तुम पर हमेशा इसीलिए गर्व होता है क्योंकि तुम बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देती हो। वाह मेरी आधुनिक विचारों वाली बीबी, देखो ना, तुमने तो 2 मिनट में मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं अब खुद को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ कि बता नहीं सकता। राजवीर, माता पिता चाहे मेरे हों या तुम्हारे, बुढ़ापे में उनकी ज़रूरतों को समझना और उनके अनुसार खुद को बदलना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। हम तो आधुनिक विचार के हैं तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का रिटायरमेंट प्लान सक्सेस हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तो कोई शक नहीं। और हाँ, हमें अभी से उनका प्लान ही फॉलो करना होगा। राजवीर ने ये कहते हुए मुझे अपने आलिंगन में भर लिया और इसके बाद हम दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। राजवीर मम्मी जी पापा जी को कानपुर से मुंबई लेने चले गए और मैंने घर में कुछ बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।